Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में बैंकिंग संरचना के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, भारत में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो इतिहास है, विकास है, उसका किस किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, कुछ नाम हमने देखे। अब हम देखने वाले हैं भारत में बैंकिंग संरचना के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे, और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाता है हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का, ठीक है। जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे, और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। तो देखिए, भारत में बैंकिंग संरचना को हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जो भारत में बैंकिंग का जो ढांचा है, यानी कि बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हमको आरबीआई देखने को मिलता है। भारत का एक केंद्रीय बैंक होता है, या बैंकों का बैंक, सरकार का बैंकर इसको बोला जाता है, जो सारे बैंकों को यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है। मेन बैंक या मुख्य बैंक इसको बोला जाता है भारत के अंतर्गत। और देखिए, यहाँ पे अधिसूचित बैंक इसके अंतर्गत जो है रन होते हैं। तो अधिसूचित बैंक जो होते हैं, इसके अंतर्गत एक अनुसूची है, उसके अंतर्गत अधिसूचित लिस्ट होती है, उसमें इनको जो है मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे रिजर्व बैंक जो अधिनियम है 1934, उसकी एक द्वितीय अनुसूची है, उसमें सूचीबद्ध होते हैं, तो इनको बोला जाता है अधिसूचित बैंक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 प्रकार के बैंक आते हैं। कौन कौन से? एक तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आते हैं, जिसकी संख्या लगभग 123 के आसपास देखने को मिलेगी। दूसरे बैंक आते हैं आपके अनुसूचित सहकारी बैंक आते हैं, जिसकी संख्या लगभग आपको 87 के आसपास देखने को मिलेगी। ये बढ़ते घटती रहती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ देखिए, आपको 123 यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 123 के आसपास लगभग देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं विदेशी बैंक, जिसकी संख्या आपको 44 के आसपास देखने को मिलेगी। कुछ हो सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनकी संख्या आपको 12 के आसपास देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं 45 के आसपास। निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं 22 के आसपास। अब सार्वजनिक क्षेत्र के भी कुछ बैंक हो सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, एसबीआई के नाम से जिसे जाना जाता है।
फिर बाद में अन्य कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। तो ये कंप्लीट रूप से हमको किस में देखने को मिलेंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को कमर्शियल बैंक के रूप में देखने को मिलेंगे, जिनका जो उल्लेख है आरबीआई की जो अधिनियम की जो 1934 की द्वितीय अनुसूची उसमें सूचीबद्ध है इनका नाम। दूसरी चीज हमको देखने को मिलती है अनुसूचित सहकारी बैंक। अनुसूचित सहकारी बैंक जिनकी संख्या 87 के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो शहरी सहकारी बैंक आते हैं जो लगभग 54 के आसपास देखने को मिलेंगे, और कुछ होते हैं राज्य सहकारी बैंक जो कि 33 के आसपास होते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने स्ट्रक्चर देखें, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो होते क्या क्या है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, मतलब जो बैंकों का बैंक होता है, मतलब जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। और ये सारी जो है पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हम बात करें तो सारे बैंकों को रेगुलेट करने का काम भी यही करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इसको बोला जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक होता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और 1934 का जो अधिनियम आया था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 आया था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआती जो पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसके साथ में इसकी स्थापना की गई थी। और यह पूंजी 100 रुपए मूल्य के 5 लाख अंश जो शेयर्स होते हैं उसमें विभाजित की गई थी। और शुरुआत में हमको लगभग समस्त जो अंश पूंजी थी वो स्वामित्व कौन थे, गैर अंशधारी थे। गैर अंशधारी मतलब निजी जो स्वामित्व थे या शेयर होल्डर्स थे उनके पास में थे, किंतु अंशों को कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार या गवर्नमेंट ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में ये बैंक चला गया और उसके द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा। तो रिजर्व बैंक का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आपको याद रखना है, मतलब जो अधिनियम है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी, कब राष्ट्रीयकरण किया गया, कितनी पूंजी थी, ये सारी चीज़ आप बेसिक तौर पर यहाँ पे याद रखिए। फिर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना या इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए यानी कि जो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा इसको रन किया जाता है या इसको मेंटेन किया जाता है, तो उसमें स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने मिलता है, भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य प्रबंधन और निर्देशन का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो 20 सदस्यों की एक केंद्रीय निदेशक मंडल होता है। 20 सदस्यों का एक केंद्रीय निदेशक मंडल होता है, उसके द्वारा किया जाता है। केंद्रीय निदेशक मंडल में एक गवर्नर होता है। चलिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद एक जो होता है वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी होता है, और समस्त सरकार द्वारा नामित 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा 4 निदेशक जो होते हैं स्थानीय बोर्डों के होते हैं, लोकल बोर्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके साथ ही हम अगर देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय जो है 4 यहाँ पे स्थानीय बोर्ड भी है जिनके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय हम देखें तो एक मुंबई में हो सकता है, ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में अगर बात करें, चेन्नई में, नई दिल्ली में, ये 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं। स्थानीय बोर्डों में 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और स्थानीय बोर्ड जो होता है केंद्रीय निदेशक मंडल, यानी कि ये वाला केंद्रीय निदेशक मंडल के आदेश के अनुसार यहाँ पे कार्य करते हैं तथा समय समय पर केंद्रीय निदेशक मंडल को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श भी देते हैं। रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई में ये देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी भारत के जो भारतीय रिजर्व बैंक है, मतलब जो इंडिया भारत के यानी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके स्ट्रक्चर की बात करें हमने, ठीक है। अभी काम क्या क्या करता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य है वो क्या क्या हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के रूप में इनको बांटा गया है। तो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, पहली चीज़ तो होती है नोटों का निर्गमन करना। फिर बाद में सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंक होता है, विदेशी विनिमय नियंत्रण होता है, साख नियंत्रण होता है, आंकड़ों का संकलन व प्रकाशन होता है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं बैंक नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन मतलब इशू करना, इशू ऑफ पेपर करेंसी। जैसे हम देखें 10 की नोट, 5 की नोट, या फिर हम जो है 1000 की नोट तो अभी है नहीं, 2000 की नोट, 500 की नोट, 200 की, 100 की, ऐसी हम जो है नोट अगर देखें तो वो नोटों का जो इशू करने का काम होता है वो आरबीआई का होता है। यानी कि रिजर्व बैंक जो होता है 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों को छोड़कर 1 रुपए का जो नोट है और जो सिक्के हैं, विभिन्न प्रकार के जो सिक्के हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इन सभी को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी मूल्य के नोट तथा जो सिक्के हैं उसको जारी करने वाली एकमात्र संस्था यहाँ पे आरबीआई को बोला जाता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को यहाँ पे अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अगर बात करें जिसके तहत रिजर्व बैंक जो है स्थापित किया गया था, इसके अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई जो है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नए नोट जारी नहीं कर सकता। यानी कि
इसकी एक लिमिट दे दी गई है यहाँ पे कि 10,000 करोड़ रुपए यहाँ से उससे अधिक के नए नोट यहाँ पे जारी नहीं किए जा सकते। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दूसरा जो इसका जो कार्य होता है वो सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करना है, सरकार के बैंकर के रूप में इसका कार्य करना। रिजर्व बैंक जो है केंद्र तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में एजेंट एवं उसके वित्तीय सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की करों से होने वाली जो आय है उसको जमा करता है तथा सरकारी आदेशानुसार उसका भुगतान भी करता है। नेक्स्ट जो होता है बैंकों का बैंक यानी सभी बैंकों का जो है पिता हम इसको बोल सकते हैं, या फिर जो सभी बैंकों को रेगुलेट करने वाला होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक जो है अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। तो ये हमको बैंकों के बैंक यहाँ पे देखने को मिलता है, बैंकों के बैंक के रूप में। विदेशी विनिमय नियंत्रण के रूप में यानी कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रूप में देखने को मिलता है। तो रिजर्व बैंक जो है रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक यानी कि कस्टोडियन के रूप में भी यहाँ पे कार्य करता है। तो ये हो गया विदेशी विनिमय नियंत्रण। फिर साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। तो रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्मित जो साख है यानी क्रेडिट है उसकी मात्रा तथा जो दिशा है उसके जो एक प्रकार से दिशा डायरेक्शन है उस पर भी नियंत्रण रखता है। रिजर्व बैंक अपने साख नियंत्रण उपाय के माध्यम से 3 उद्देश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक होता है विनिमय स्थिरता, एक होता है मूल्य स्थिरता और तीसरा होता है आर्थिक स्थिरता। तो तीनों साख नियंत्रण के अंतर्गत देखने को मिलता है। इन सभी की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो कार्य होता है इसका आंकड़ों का संकलन पर प्रकाशन। आंकड़ों का संकलन यानी कि कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ हम देखने को मिलता है जो रिजर्व बैंक है वो मुख्य रूप से हमको मुद्रा, ठीक है, मुद्रा है, साख बैंकिंग है, विदेशी विनिमय है, उत्पादन मूल्य है, विदेशी व्यापार है, भुगतान है आदि विषयों से संबंधित आंकड़ों को विश्लेषण या प्रकाशन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ फंक्शंस किसके? आरबीआई के। इसके बाद हमको देखने को मिलता है क्या? एक संशोधन है जो आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जो है संशोधन अधिनियम 2006 में देखने को मिलता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 2006 इसको बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी वर्ष 2006 की बात करते हैं। वर्ष 2006 से लागू हुए इस संशोधन अधिनियम द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह बिना किसी न्यूनतम या उच्चतम दर के वाणिज्यिक बैंकों के लिए सीआरआर यानी कि नगद जो आरक्षित नगद अनुपात है जिसे कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, सीआरआर निर्धारित कर सकता है। तो इस अधिनियम के द्वारा नगदी आरक्षण की न्यूनतम 3% की सीमा समाप्त कर दी गई। यहाँ पे ये देखने को मिलता है। एक संशोधन हुआ था 2006 में। चलिए यहाँ पे हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब बैंकिंग व्यवस्था को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जो है तथा साख नियंत्रण की कुछ विधियाँ होती है। 2 प्रकार की विधि होती है, एक तो क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव को यहाँ पे परिमाणात्मक विधि बोला जाता है, क्वालिटेटिव को यहाँ पे गुणात्मक विधि बोला जाता है। तो दोनों को हम अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे परिमाणात्मक विधि जिसे क्वांटिटेटिव मेजर्स बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इनको माना जाता है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट या मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के कुछ टूल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से टूल होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार से, एक तो परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है और एक होती है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होती है। तो परिमाणात्मक के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, देखिए आरबीआई के द्वारा 2 नीतिगत अनुपात होते हैं जिसे नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर बोला जाता है और एक वैधानिक तरलता अनुपात जिसे एसएलआर बोला जाता है। तो दोनों यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास में यहाँ जमा करना पड़ता है बैंकों को कुछ राशि, तो वो उसके बारे में हम देखेंगे। एक होता है एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब बैंक अपने पास खुद के पास एक सेफ मनी रखता है जो कि बाद में भविष्य में उसको काम आए। तो ये दोनों चीज़ होती है एसएलआर और सीआरआर। फिर कुछ होती है आरबीआई की 2 नीतिगत दरें होती है। नीतिगत अनुपात हमने देखे, नीतिगत दरें होते हैं। नीतिगत दरें 2 कौन कौन सी होती है? एक तो रेपो रेट जो कि बैंक आरबीआई को देता है और एक रिवर्स रेपो रेट जो कि आरबीआई बैंक को देती है। तो ये दोनों चीज़ हमको देखने मिलती है जिसे आरआर और जो RRR इसको बोला जाता है। फिर होती है एलएएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजन सुविधा। फिर होती है एक बैंक रेट, लॉन्ग टर्म के जो उधार लिया जाता है बैंकों के द्वारा आरबीआई से, तो उसके बदले में ऋण के बदले में जो है ब्याज दर जो देते हैं वो बैंक रेट कहलाती है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। सीमांत स्थायी सुविधा दर, तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ को बोला जाता है। फिर खुले बाजार की क्रिया यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इनको बोला जाता है।
इसके अलावा गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो यहाँ सीमांत आवश्यकता यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसको बोला जाता है। उपभोक्ता ऋण विनियमन उसको बोला जाता है, जिसे कंज्यूमर डेप्ट रेगुलेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद साख की राशनिंग यानी कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। नैतिक प्रभाव यानी मोरल सुजन बोला जाता है। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन। तो ये सभी हमको एक एक करके देखने को मिलेगा। पहले तो हम बात करेंगे परिमाणात्मक। परिमाणात्मक में हम जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं, देखिए परिमाणात्मक के अंतर्गत हमको वैधानिक तरलता अनुपात देखने को मिलता है। वैधानिक तरलता अनुपात से मतलब क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में अगर बात करें तो SLR बोलते हैं, ठीक है। और नगद आरक्षित यानी कि इसको CRR बोलते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारी सबसे पहले देखने में मिलती है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात को क्या बोला जाता है, SLR। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बोला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक मतलब SBI और अन्य जो बैंक होते हैं, तो कमर्शियल बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात, कुल जमा का यानी कि मान लीजिए उसके पास गोल्ड भी हो सकता है, उसके पास डॉलर भी हो सकता है, उसके पास रुपए और जो कुछ सिक्योरिटी हो सकती है, सभी चीज़ हो सकती है। यानी कि यहाँ पे नगद के रूप में भी हो सकता है या फिर उसके बाद स्वर्ण के रूप में भी हो सकता है और कुछ सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति के रूप में भी हो सकती है। तीन चीज़ें यानी कि नगद हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, प्रतिभूति हो। इनको कुछ निश्चित, इनमें से कुछ निश्चित राशि अपने पास स्वयं के पास, बैंक अपने स्वयं के पास सुरक्षित रखता है। 19% या फिर 20% के आसपास ही बदलते रहती है। तो मैं रेट आपको बता दूंगा आगे कौन कौन सी दरें आपको वर्तमान में देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ है वो बैंक अपने पास स्वयं के पास अगर रख लेता है तो कुल जमा के इस अनुपात को वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। और यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता था मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में इसमें जो है समय समय पर परिवर्तन भी किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट हमको देखने में मिलता है क्या, CRR। CRR का मतलब क्या होता है, एक होता है RBI और एक होता है बैंक। बैंक मतलब एक जो बैंक होता है हमारा, मतलब जैसे वाणिज्यिक बैंक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब हम हो सकते हैं, इसने जमा किया 10,000, ठीक है। 10,000 का पूरा वो जो दूसरा को लोन देना चाहिए वैसा नहीं देता, ना तो वापस देगा, वो उसका कुछ भाग मतलब 4% हो सकता है, 5% हो सकता है या 10% हो सकता है। तो 1,000 कहाँ जमा किया जाएगा, RBI के पास। तो RBI के पास जब जमा, कंज्यूमर के पास से जमा की गई राशि का कुछ भाग RBI के पास जमा किया जाता है तो इसको बोला जाता है नगद आरक्षित अनुपात, या फिर हम बोल सकते हैं CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। और यहाँ पे SLR में क्या होता था, SLR में RBI के पास ना जाकर वो स्वयं के पास जमा करता था। तो स्वयं के पास अगर जमा हो रहा है तो वो नगद ना होकर स्वर्ण भी होता था, नगद भी होता था और प्रतिभूति भी। तो तीनों चीज़ का स्वयं के पास अगर जमा कर रहा था SLR, और अगर सिर्फ नगद का RBI के पास जमा कर रहा कुछ भाग तो वो कहलाता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। तो नगद आरक्षित अनुपात वह राशि होती है जिसे बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। और रिजर्व बैंक इस अनुपात को इसलिए बनाए रखता है ताकि विपरीत परिस्थिति यानी कि कुछ कंडीशन आ जाती है अपोजिट जो कंडीशन, उसमें बैंकों को दिवालिया घोषित ना होना पड़े या बैंकों को दिवालिया घोषित होने से बचाया जाने के लिए ये काम किया जाता है, नगद आरक्षित अनुपात। फिर एक होती है रेपो रेट। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे RBI होता है और एक होता है बैंक। तो RBI देखिए बैंक जो है अपने दैनिक कार्य के लिए क्या करते हैं, इससे क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। कौन जो है बैंक किससे लोन लेते हैं, RBI से। तो लोन के बदले में यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्याज चुकाना पड़ता है। किसको, ब्याज चुकाना पड़ता है RBI को। तो वो ब्याज की जो दर होती है वो दर को ही यहाँ पे रेपो रेट बोला जाता है। किसको, रेपो रेट को। मतलब दैनिक कार्य करने के लिए जो लोन लिया जाता है RBI से बैंकों के द्वारा, तो उस लोन के बदले में ब्याज दर जो देते हैं वो कहलाती है रेपो रेट। यानी रेपो रेट वह रेट होती है जिसके आधार पर कोई वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में अल्पकालिक ऋण यानी कुछ घंटे से लेकर जो है कुछ दिनों तक की अवधि के लिए होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है तरलता प्रबंधन यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत बाजार में तरलता बढ़ाने तथा जो घटाने हेतु इसमें जो है कमी या वृद्धि कर सकता है RR में यानी रेपो रेट में। इसको रेपो रेट आप कर सकते हैं। एक और होती है रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए एक होता है RBI और एक होता है फिर से बैंक। बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो वो RBI के पास जमा कर देता है कुछ समय के लिए। तो RBI इस जमा पैसे के बदले में क्या करता है, इसको क्या करता है, ब्याज के रूप में प्रदान करता है। तो वो ब्याज की दर भी RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो ब्याज होता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जब बैंक यहाँ ब्याज देंगे तो वो कहलाएगी क्या, रेपो रेट। और जब RBI यहाँ पे बैंकों को ब्याज देगा वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। यानी रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से उसकी जो तरलता अधिक यानी जमा को स्वीकार करता है
रिजर्व बैंक उसका प्रयोग बाजार में तरलता कम करने हेतु करता है। फिर यहाँ देखिए आपको देखने को मिलता है तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा से मतलब क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए जिसे हम LAF बोलते हैं, LAF बोला जाता है, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों से एक निश्चित धनराशि प्रतिदिन ऋण के रूप में प्राप्त करता है। मतलब जो RBI है, RBI की अगर बात करें और यहाँ पे बैंक, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों से जो है एक निश्चित धनराशि यहाँ पे प्राप्त करता है ऋण के रूप में, और जिनके पास अधिशेष राशि होती है तथा उन बैंकों को इसके बदले में क्या करता है, रिवर्स रेपो दर पर ब्याज अदा करता है, मतलब एक ब्याज अदा करता है। तो इसे बोलते हैं तरलता समायोजन। मतलब इस धनराशि को RBI रेपो दर पर उन बैंकों को उपलब्ध कराती है जिन्हें अल्पकालिक ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता होती है। दैनिक रूप से तरलता बढ़ाने तथा कम करने की यह प्रक्रिया तरलता समायोजन सुविधा कहलाती है। तरलता को मेंटेन करने के लिए मतलब यहाँ सारी चीज़ें ये की जाती है। फिर एक होती है बैंक दर। तो बैंक दर हम देख सकते हैं, एक फिर से हम देख लिए RBI होता है, ठीक है, यहाँ पे हमको RBI देखने को मिलता है एक, और एक होता है बैंक, वाणिज्यिक बैंक बोल सकते हैं। तो जो RBI है सॉरी यहाँ देखिए RBI जो है, RBI क्या करता है, इनको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, ऋण देता है, और इसके बदले में यहाँ पे जो है सिक्योरिटी भी जमा की जाती है और बाद में इंटरेस्ट भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो जो इंटरेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के बदले में जो इंटरेस्ट दिया जाता है राशि के साथ में RBI को बैंक के द्वारा, इसको बोला जाता है बैंक रेट। और बैंक दर की अगर बात करें तो उस दर पर जो है मतलब रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, और कुछ वर्ष पहले तक रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण उपाय में बैंक दर प्रमुख उपाय हुआ करता था। रिजर्व बैंक बैंक दर में वृद्धि तथा कमी करके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है, परंतु वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर के स्थान पर रेपो दर का प्रयोग करने लगा है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा मतलब इसको शॉर्ट में बोला जाता है MSF। MSF का मतलब क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 जो कि बेस ईयर माना जाता है 2011-12, इसमें वार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा में MSF की घोषणा की थी, और यह प्रणाली मई 2011 में प्रभावी हुई। इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जो है एक रात के लिए अपनी कुल जमा के 1% जो है 1% तक ऋण ले सकते हैं। बैंक को यह सुविधा शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में मिलती है। तो ये हो गई सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक होती है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक खुले बाजार में जो है सरकारी जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटी जो होते हैं, सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल तथा जो अन्य स्वीकृत पत्र है उनको क्रय विक्रय कर सकता है। क्रय विक्रय कर सकता है यानी कि ओपन खुले बाजार की क्रिया इसको बोला जाता है। साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रिया बैंक नीति से भी श्रेष्ठ मानी जा रही है, क्योंकि इस व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक बिना दूसरे बैंकों पर निर्भर हुए अपनी नीति को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आप देखिए मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाया हूँ यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ बैंक दर और रेपो दर में। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत यानी कोलेटरल जो सिक्योरिटी होती है उस पर दिए जाने वाले ऋणों पर दिए जाने वाला जो दर होता है वो बैंक दर कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना जमानत के जो है ऋण नहीं दिए जाते हैं। इनके लिए बैंक प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में RBI के पास रखता है। ऐसे ऋणों पर ली जाने वाली जो दर है वो रेपो रेट कहलाती है। दूसरा, यहाँ पे बैंक दर प्रतिभूतियों की पुनः खरीदी की कोई सुविधा प्रावधान नहीं करता और बैंक दर मात्र एक बट्टा दर है। और यहाँ रेपो रेट क्या होता है, प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की अनुमति देता है। प्रतिभूतियों के धारक जो है उन्हें भविष्य में किसी भी समय पुनः खरीद सकते हैं, अतः रेपो दर को पुनः खरीद दर भी कहा जाता है। फिर तीसरा, बैंक दर का संबंध जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी नकदी की तुरंत भरपाई हेतु उसके आधार पर होता है, और रेपो दर से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण सुविधा से है। तो ये हमने देखे थे लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। उसके अलावा हम ये देखिए चित्र आप देख सकते हैं, चित्र में आप समझ जाइए RBI से लोन लिया, सिक्योरिटी जमा किया, इंटरेस्ट भी दिया, तो इंटरेस्ट को हम बैंक रेट बोलेंगे। यहाँ पर रेपो रेट का भी वही काम है, ठीक है। उसके बाद जब RBI खुद ऋण देता है, मतलब RBI जो इंटरेस्ट देता है बैंकों को, तो वो कहलाती आरा। उसके बाद आप कैश रिजर्व रेपो जो है ये जो मतलब जो परसेंटेज है वो तो बदलते रहता है, या आप डायग्राम देख लीजिए। SLR क्या होता है, अपने पास खुद के पास रखना। फिर ओपन मार्केट की जो प्रक्रिया है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद वर्तमान में देखिए ये जो है 24/12/2020 की जो है RBI
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो साइट है, वेबसाइट, उससे हमने ये देखिए डाटा लिया है। तो पॉलिसी जो रेपो रेट है वो अभी वर्तमान में 4% चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 3.35 यहाँ पे प्रतिशत चल रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, बैंक रेट 4.25%, CRR 3%, SLR 18%, जो कि हमने 19% वहाँ देखा था। बेस रेट आप देख सकते हैं, बेस रेट यहाँ 7.30 से 8.80 तक। MSLR मार्जिन जो है, MSLR जो ओवरनाइट की अगर बात करें तो यहाँ से ये परसेंटेज उसका दिख रहा है। सेविंग डिपॉजिट रेट आप देख सकते हैं, टर्म डिपॉजिट रेट, ये अलग अलग दे सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, तो ये बदलते रहते हैं, आप RBI की साइट में जाकर देख सकते हैं इनको, ठीक है। एक और चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यहाँ पे 23 दिसंबर 2019 को ऑपरेशन ट्विस्ट को शुरू किया था। इसके तहत क्या है, रिजर्व बैंक सरकार से 10,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का जो सरकारी बॉन्ड है वो खरीदेगा, और एक प्रकार की मौद्रिक नीति इसको बोला जाता है, जिसे सर्वप्रथम अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व है उसने वर्ष 1961 में इस्तेमाल किया था। इसका नाम उस समय अमेरिका में मशहूर एक गाने और डांस से लिया गया है। इसे ऑपरेशन ट्विस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्पकालिक प्रतिभूतियों को क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटी होती है उसको खुले बाजार की प्रक्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से दीर्घकालीन, ये शॉर्ट टर्म को दीर्घकालीन जो प्रतिभूति यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में ट्विस्ट में बदल दिया जाता है, इसलिए इसको ऑपरेशन ट्विस्ट इसको कहा जाता है। ये चित्र भी आप देख सकते हैं, देखिए चित्र में आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ कंडीशन मतलब ट्विस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बदला जा रहा है, तो इसलिए इसको जो है ऑपरेशन ट्विस्ट इसको बोला जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, परिमाणात्मक की। अब इसके बाद जो आएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें तो इसमें हमको गुणात्मक विधि के रूप में देखने को मिलेगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका डाउट मतलब जो डाउट है आपका वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे, और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये कोड यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए, सरकार 10 याद रहे। सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है MCQ इवनिंग वाली चैप्टर। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का, ठीक है। जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी
का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट।